नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ये जो दूसरा टर्म है, इसका पहला मंत्रिमंडल विस्तार 8 तारीख के आसपास संभावित है और 8 तारीख को मंगलवार है। ये मंगलवार किस पर भारी पड़ेगा और किसको शुभ रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर और जननायक जनता पार्टी की इस मिलीजुली सरकार को डबल इंजन वाली सरकार भी कहा जाता है। अभी इस सरकार में मंत्रियों की क्या परफॉर्मेंस है और किसको इस मंत्रिमंडल में रखा जाएगा और किसको लिया जाएगा, ये बहुत चर्चा का विषय है। और इस चर्चा के पीछे क्या गणित हैं और क्या हिसाब किताब है, इसके सबके अपने अपने तरीके से आकलन है और अपने तरीके से हम लोग इस बारे में बातचीत भी करते हैं। आज इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवीन रमन जी। डॉक्टर नवीन रमन जी से का परिचय हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से इलाहाबाद उपचुनाव के समय भी कराया था, लेकिन आज डॉक्टर साहब सीधे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे ही चर्चा करेंगे कि मनोहर लाल खट्टर के इस दूसरे टर्म में क्या कुछ संभावित है और किस तरह की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में चलती रहती हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, इसमें क्या किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? सबसे पहले गणित बताइए कि जो बीजेपी है, जेजेपी है, उसमें किस तरह की बदलाव की चर्चाएं बाहर निकल के आ रही हैं? देखिए, बीजेपी हाईकमान और संघ की तरफ से मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर 3 ब्लूप्रिंट तैयार किए गए हैं। अच्छा। इस ब्लूप्रिंट में मुख्य फोकस ये रहा था कि जिस तरह कई राज्यों में पूरा मंत्रिमंडल के साथ साथ सीएम भी बदल दिए गए थे, तो क्या उसी तरह के पैटर्न पर यहाँ चला जाए या फिर कुछ मंत्रियों को बदल दिया जाए और जो बीजेपी और जेजेपी के कोटे से एक मंत्री बनाया जाना है वो ऐड कर दिया जाए। तीसरा एक ब्लूप्रिंट ये भी तैयार किया गया है कि क्या एक और डिप्टी सीएम हरियाणा को दिया जाए, यानी 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम। ऐसे में जेपी दलाल का डिप्टी सीएम के तौर पर नाम काफी चला हुआ है और इसी को रोकने के लिए ये 30 नवंबर को पीछे मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, उनके डिप्टी सीएम का नाम प्रपोज होने की वजह से ये पोस्टपोन हुआ है और ये अब पूरी संभावना है कि 8 तारीख को मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाएगा और नए मंत्रियों को इसमें शामिल करने की पूरी संभावना है। अच्छा, अगर 8 तारीख को ये मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो सबसे पहले बात करते हैं हम जननायक जनता पार्टी की। और जननायक जनता पार्टी में एक मंत्री बनना है, इसके अलावा 2 मंत्री उनके पहले ही हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं और अनूप धानक जो उनके पारिवारिक सदस्य की तरह ही हैं, हालांकि उनके पास कोई भारी भरकम महकमा नहीं है, राज्य मंत्री का है। तो जेजेपी में किन किन के नाम सामने आ रहे हैं और उनके नाम के पीछे क्या गणित चल रहे हैं? देखिए, सीधे सीधे जो दुष्यंत के अलावा केवल अनूप धानक जी मंत्री हैं अभी फिलहाल। एक संभावना है कास्ट, जब पूरा कैलकुलेशन बीजेपी, क्योंकि ओवरऑल सारी चीजें जेजेपी की बीजेपी तय करेगी। आज जेजेपी इस किसान आंदोलन के बाद जेजेपी पूरी तरह बैकफुट पर है। वो गिव एंड टेक वाली स्थिति में आज के दिन बीजेपी के साथ वाली स्थिति में बिल्कुल नहीं है, बार्गेनिंग वाली स्थिति में बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी चाहेगी कि अनूप धानक की जगह ये अपने नाम ही भूल गया, अमरजीत नहीं, ईश्वर सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है और देवेंद्र बबली का काफी लंबे समय से नाम चल रहा है, पर उनके नाम पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बराला जी सुई अटकाए हुए हैं। दुष्यंत की तरफ से उन्हें एक सुझाव दिया गया है कि बराला जी के लिए टोहाना सीट आगे भविष्य में भी सुरक्षित सीट नहीं है, तो वो अपने भविष्य को देखते हुए फतेहाबाद शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब बीजेपी दुष्यंत के इस सुझाव पर अमल करती है तो उन्हें बबली को मंत्री बना देंगे। अगर वो नहीं करती है तो ऐसे में अमरजीत ढांडा की लॉटरी लग सकती है, हाँ, जो जुलाना से विधायक है, और ऐसे में अमरजीत ढांडा की बस इसी उस पे लॉटरी लग सकती है अगर बराड़ा वहां से जेजेपी के इस प्लान पे अगर सीट बदलते हैं, बबली को मंत्री बनाया जाता है। हाँ। तो आपका ये कहना है कि फिर वो फतेहाबाद से चुनाव लड़ेंगे, फिर वो फतेहाबाद से बराड़ा चुनाव लड़ेंगे, इसी शर्त पर देवेंद्र बबली को मंत्री बनाया जाएगा। अच्छा, तो और अगर अनूप धानक को हटाया जाएगा तो ईश्वर सिंह को, हाँ, अनूप धानक को हटाए जाने की कितनी संभावनाएं लगती हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता, अनूप धानक सबसे पुराना जेजेपी से जुड़ा हुआ आदमी है, चौटाला परिवार से, अजय सिंह से,
और उस उनको हटाएं, किस रिस्क पे हटाएं, और ये समझ में नहीं आता। देखिए धर्मेंद्र जी, राजनीति जितनी अपनों की कदर करती है उतनी अपनों के प्रति क्रूर भी होती है। भाई तो होता है, राजनीति समझ ही जब जाए। बलि लेती है तो अपनों की ही लेती है। तो ऐसे में अगर, क्योंकि जब भी राजनीति में नेता अपनी पार्टी और अपना सारे समीकरण देखते हैं, उनके लिए कौन चाहता है और कौन दुश्मन है, ये परिस्थिति और मौके की बात होती है केवल। वो अवसर इसीलिए राजनीति के बारे में कहा जाता है कि कोई किसी का सगा नहीं होता। तो यहाँ दोस्त और दुश्मनी समय और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। उस तो समय की बदलते हुए परिस्थिति हालात तय और समीकरण में ऐसा साफ लग रहा है कि हालांकि कुछ प्रयास हैं ऐसे कि हो सकता है ईश्वर सिंह बन जाए, पर मेरे ख्याल से अनूप धानक अपनी जिस तरह की लॉयल्टी दुष्यंत के प्रति या पार्टी के प्रति रखे हुए हैं, तो हो सकता है वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाए। चलो, जेजेपी का तो इतना सही काम है, इतना सही बदलाव हो सकता है, या हो सकता है दुष्यंत के एक दो महकमों में कोई बदलाव नहीं, आएगा। जाहिर सी बात है, जब आपके कोटे से एक मंत्री बनेगा तो आपके, और देखिए मुझे जहां तक बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक्साइज और पंचायत विभाग, इन दो विभाग पर खास नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि और एक पीडब्ल्यूडी, क्योंकि भ्रष्टाचार के काफी मामले इन विभागों से जुड़े हुए पब्लिक डोमेन में चले हुए हैं। तो जब आप मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी मंत्रियों के तो विभाग कम होंगे ही होंगे, और एक ये अच्छा बहाना होता है किसी मंत्री से उसके विभाग लेने का। और डिप्टी सीएम बनाने के पीछे भी सरकार की मंशा यही है कि आप बड़े महकमे और फिर दुष्यंत से लेकर मतलब दूसरे को दे सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में एक तो सीट खाली है जिस पे कहते हैं कि वैश्य समाज अपना अधिकार जमा रहा है, और जायज सा भी बनता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें वो समाज बीजेपी को देता है। तो उसमें भी 3 नाम चल रहे हैं, इधर से असीम गोयल, इधर से दीपक मंगला और इधर से ज्ञानचंद गुप्ता। तो इन 3 नामों में से कौन नाम आपको लगता है कि ज्यादा एक डार्क हॉर्स की तरह निकल सकता है? देखिए, बीजेपी को व्यापारियों बनियों की पार्टी शुरू से ही कहता जा रहा है, और इतने विधायक देने के बाद भी एक भी मंत्री नहीं, विधानसभा अध्यक्ष कोई इस तरह का मंत्री पद होता भी नहीं, और उसको लोग मानते भी नहीं। तो काफी लंबे समय से संघ के भीतर वैसे समाज ये पैरवी कर रहा है कि हमारे कोटे से भी एक मंत्री बनना चाहिए। मुख्यमंत्री हाँ, रहा भी है। तो मुख्यमंत्री की पहली पसंद या नजदीकी लगा लीजिए तो वो चाह रहे हैं कि पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता जी को बनाया जाए, और उनका ये लास्ट इलेक्शन भी है। बल्कि पंचकुला में तो यहाँ तक की चर्चा है कि हो सकता है मनोहर लाल अगला चुनाव पंचकुला से लड़े। तो वो एक तरीके से अपना रास्ता भी साफ कर रहे हैं। हाँ, पंचकुला में मैं रहता हूँ, तो पंचकुला में क्योंकि जिस तरह का विकास और उन सब चीजों पे वो फोकस कर रहे हैं, तो ये चर्चाएं पंचकुला में है कि सीएम मनोहर लाल अगला चुनाव पंचकुला से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो तो भविष्य के गर्भ में है कि वो वहां से चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं। दूसरी तरफ असीम गोयल काफी प्रयास किए हुए हैं, उसके अलावा दीपक मंगला का नाम काफी चला हुआ है। बड़ा पेच इन तीनों के नामों में ही फंसा हुआ है। से एक के चांसेस। हाँ, और उधर डिप्टी सीएम में जेपी दलाल का नाम जैसे ही चला, सीएम को एकदम धक्का लगा, क्योंकि उनकी नॉलेज में ये प्लान बिल्कुल नहीं था, और इसीलिए उन्होंने 30 नवंबर वाली पोस्टपोन की और ये 8 तक। अच्छा, जेपी दलाल जी का अगर आप राजनीतिक करियर देखो, उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ राजनीति में कदम रखा, चौधरी सुरेंद्र सिंह के बहुत नजदीकी रहे, अविपा के कोषाध्यक्ष, अविपा के मतलब फाउंडर मेंबर वो हैं, उनके पास सब फंड्स भी रहते थे। उसके बाद उनके अविपा का विलय कांग्रेस में हुआ, किरण चौधरी का भी चुनाव उन्होंने संभाला, फिर वो अलग हुए, फिर भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने और अब मंत्री बने। तो एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर जेपी दलाल का है जी। और वो उनके जो राजनीतिक दोस्त हैं, उनके ऐसे चिंतक हैं, वो कहते हैं कि जेपी दलाल उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है जो किसी की जी हजूरी करता हो। तो जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेट है आज के दिन का, उसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कोई बहुत अच्छी ट्यूनिंग उनकी नहीं है। तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री की अगर चलती है तो क्या वो जेपी दलाल को हटाना नहीं चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, किसी भी पार्टी या संगठन में 2-3 तरह के पैटर्न होते हैं। कोई मास लीडर होता है, कोई संगठन के स्तर पर काम चीजों को आगे देखता है, और कोई इनसे अलग जो एक तीसरा काम बच जाता है उसमें माहिर होता है। तो जेपी दलाल को पता है कि जी हुजूरी से उसका काम बनता भी नहीं, तो उन्होंने जो तीसरा रास्ता बचा है, धन बल जो जिसको बोलते हैं, उसी के जरिए ये अपनी एक
अपनी हालांकि राजनीति का इसका कोई सोर्स नहीं होता इन बात नहीं। देखो बहुत सारी चीजें सोर्स कैसे हो सकते हैं, पर्दे के पीछे पर्दे के पीछे की गेम। हाँ, और अच्छा, देखिए राजनीति का अगर आज इसको चुनावी गणित की तरीके से देखे जाए, वोट की तरीके से, तो एक उप मुख्यमंत्री तो आपके पास दुष्यंत चौटाला के रूप में है, सीएम ने, दूसरा फिर जाट हाँ, उप मुख्यमंत्री, मतलब फायदा क्या होगा इससे? देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री का कहना यह है कि इस तरीके से अगर आप 2 जाट डिप्टी सीएम बनाएंगे तो कास्ट सिनेरियो के हिसाब से ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने इसीलिए गंगवा का नाम ऊपर किया है कि एक ओबीसी समाज से। दूसरी तरफ मनोहर लाल का इस ओबीसी डिप्टी सीएम को बनाने को लेकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपना स्वार्थ भी छिपा हुआ है। भूपेंद्र यादव तो जैसे ही भूपेंद्र यादव का नाम चलता है तो उनके पैर कांपने लग जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि एक डिप्टी सीएम ओबीसी समाज से बनाकर उस बात को बैलेंस कर दिया जाए कि भविष्य में इस तरह की चर्चाएं चले ही ना कि ओबीसी से कोई डिप्टी सीएम बनाया या सीएम बनाया जा सकता है। तो वो डिप्टी सीएम पर ही ओबीसी समाज को सीमित कर देना चाहते हैं। जबकि संघ की ये सोच है कि हरियाणा में आज के दिन बीजेपी का कोर वोटर ओबीसी वर्ग है, तो उसको जिस प्रतिशत और मात्रा में वो हमें वोट और डेडिकेशन के साथ वोट दे रहा है, तो उनका प्रतिनिधित्व बनता है कि उन्हें सीएम पद मिलना चाहिए। अच्छा, जिन मंत्रियों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की नजर में, तो क्या वो उनमें से भी कुछ बदले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए 2 तरीके से उन्होंने जो लिस्टिंग की है उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से और भ्रष्टाचार, ये 2 चीजों पर मार्किंग की हुई है कि इन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दूसरा, अपने विभाग को लेकर इनकी निष्क्रियता और कार्यशैली सरकार के लिए फेवरेबल नहीं है। ओपी यादव की बात करें हम, तो अहिरवाल एक अलग सेगमेंट है हरियाणा की राजनीति में, और राव इंद्रजीत वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है और हमेशा रहने वाले हैं। तो वहाँ पर जो अभय सिंह यादव हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी बताई जाती है और ऐसा माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गुड बुक में है। तो ओपी यादव की कीमत पर क्या अभय यादव को लिया जाएगा, और क्या इस पर राव इंद्रजीत सहमत होंगे? ये क्या फैक्टर वहाँ पे? देखिए राव इंद्रजीत पूरी अपनी प्रयास कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ना वो ओपी यादव को बचाने में सफल होते हुए लग भी रहे हैं, क्योंकि सीएम की पहली पसंद अभय यादव है। और ऐसे में दोनों खेमों की जब बनती हुई नहीं लगेगी तो मुझे लगता है कहीं लक्ष्मण यादव इस लड़ाई का फायदा ना उठा जाए कि आपकी नहीं मेरी नहीं, क्योंकि टिकटों में भी इसी तरह हुआ था। तो जहां राव इंद्रजीत ने जिस नाम को काटने के लिए बोला था, बीजेपी ने वो नाम काट जरूर दिया था, पर सीट अपनी मर्जी से दी थी, टिकट अपनी मर्जी से बांटी थी, उनके कहने से नाम जरूर काट दिया था। अब वो अभय यादव का नाम काट सकते हैं राव इंद्रजीत के कहने से, पर वो बीजेपी लक्ष्मण यादव को बना सकती है मंत्री। ऐसे में उनका दांव लग सकता है। 3-4 मंत्रियों को मतलब उन बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी कोटे से। हाँ जी। तो दोस्तों, ये था भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की इस मिलीजुली सरकार में जो कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है, उसका गणित डॉक्टर नवीन रमन जी की नज़र से। आज मैं सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका में हूँ आपके और डॉक्टर साहब के बीच में, और अब बारी आपकी है। आप बताइए, आपसे 3-4 सवालों के जवाब मैं चाहता हूँ, कमेंट जरूर करिएगा। पहला, किस मंत्री की परफॉर्मेंस आपकी नज़र में इस सरकार में खराब है? दूसरा, आपकी नज़र में इस सरकार में कौन मंत्री के रूप में शामिल किया जाए तो बढ़िया रहेगा? और क्या इस सरकार में उप मुख्यमंत्री दूसरा, जिसका चर्चाएं चल रही हैं, वो जेपी दलाल को अगर बनाया जाता है तो कैसा रहेगा, और अगर उसकी जगह रणवीर गंगवा जी को बनाया जाता है तो कैसा रहेगा? इन सारे सवालों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। डॉक्टर साहब, आप चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।